हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे हर साल क्वेश्चन आता है और लोकलाइज्ड क्वेश्चन आते हैं। इनमें आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ से ऐसा होगा, वहाँ से ऐसा क्वेश्चन ट्रैक करके आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे डाउटफुल हैं उनको मैं बता दूं, सिलेबस आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। जैसे कि स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से ही, बाकी जो जैसे बायोटेक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर बायोटेक कब खत्म होगा या बाकी के 12th का सिलेबस कब खत्म होगा, जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी इन द सेंस कि मान लीजिए न्यू ईयर तक आपका सिलेबस खत्म करने का टारगेट है, तो आई होप हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो शब्द का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, वेरिएशन, यानी कि बहुत वास्ट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत अलग अलग वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो लाइफ डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। तो नो, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी अकरेंस को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये टर्म दिया था प्रोफेसर एडवर्ड विल्सन ने इन द ईयर 1992। ये क्वेश्चन आता है। आपको मैं दो चीज़ें बता दूं, साइंटिस्ट के नाम सिर्फ दो जगह पूछे जाते हैं, एक जेनेटिक्स में, एक इकोलॉजी में। मैं ये चारों चैप्टर को मिला के इकोलॉजी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे और आपका जेनेटिक्स सिर्फ वही जो है साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। देयर आर 2000 स्पीशीज ऑफ आंट्स अलोन, 3 lakh स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज एंड 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। ये एक जनरल डेटा है जो आपके यहाँ पे दिया होगा। इन डेटा को यूज़ इस तरह से करते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने 3 लाख स्पीशीज़ का दे दिया, बीटल की मैच द कॉलम में दे दिया, तो इस टाइप से आता है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक डायग्राम हमारी बायोडाइवर्सिटी को दिखाता हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि कितनी डाइवर्सिटी इस दुनिया में पाई जाती है। आसान भाषा में बोलूँ तो कितने टाइप की स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, कितने टाइप के वेरिएबल ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये हमें देखना है। एक IUCN करके संस्थान है, ये चालू हुआ था इन द ईयर 2004। जो टोटल नंबर ऑफ नॉन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ जो उन्हें प्रेडिक्ट किया था वो मोर देन 1.5 मिलियन बोला गया था। जिसमें से हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो 2,70,000, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो 53,239, इंसेक्ट की अगर बात करें तो 1 लाख या 1,25,000। ये 1 मिलियन है, लाख नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वाला डिजिट सिस्टम चल रहा है। फंजाई की बात करें 70,000, मोलस्क की बात करें 70,000। इसी टाइप से डेटा जो है, डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ डेटा का खेल है। काफ़ी सारी जगह आएंगी जहाँ कॉन्सेप्ट्स की बात उठेगी, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी बताएंगे। नेक्स्ट, नॉन स्पीशीज़ इंडिया में अगर हम बात करें तो 1,42,000 या रफली 8.1% टोटल जो इंडिया का है, यहाँ पे जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसमें कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, ठीक है ना। जो वर्ल्ड की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसमें 8.1% रफली कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, जबकि इंडिया का जो लैंड है, ज़मीन है, वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में 2.4% ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया भी एक बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज़ रिचनेस वाली कंट्री है। नाउ नेक्स्ट, इंडिया विद अबाउट 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, as twice as many species of animals in 117 मेगा डाइवर्सिटी जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो 17 मेगा डाइवर्सिटी जोन, यानी कि इस दुनिया में अगर मैं मैप पे रखूं कि 17 ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी देखी गई है, तो वहाँ पे 17th पोजीशन इंडिया की आती है। प्रोफेसर रॉबर्ट मे प्लेस द नंबर। ये जो प्रोफेसर रॉबर्ट मे है, इनका जो कैलकुलेशन है कि इस दुनिया में 7 मिलियन स्पीशीज हैं, ये कैलकुलेशन काफ़ी बार पूछा गया है। डायरेक्ट नाम पूछते हैं साइंटिस्ट का, ये प्रोफेसर रॉबर्ट मे हैं, और इन्होंने जो नंबर दिया था 7 मिलियन वाला, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है कि हाँ, इसी के आसपास स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ये IUCN है, ठीक है। UICN आपको लिखा ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन ये IUCN का हेडक्वार्टर है। नाउ अगर मैं बात करूं इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी की, तो इसमें प्लांट्स की वैरायटी बहुत सारे टाइप की होगी, एनिमल्स बहुत टाइप के होंगे। एनिमल्स में जो डोमिनेंस है वो लगभग 70% या उससे ज़्यादा जो है वो एक्चुअल में जो पूरी डाइवर्सिटी है उसकी बात चल रही है, ठीक है ना। तो 70% जो स्पीशीज़ हैं वो एनिमल्स की हैं और उसमें 22% जो है वो प्लांट्स हैं और बाकी के अदर्स हैं।
फिलहाल अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़ा एक अकाउंट रखते हैं एनिमल्स में, और लगभग 7-10, या फिर अगर मैं बात करूं कि हर 10वें में से 7 जो हैं एनिमल्स इंसेक्ट ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 गिनूं, जैसे इंडिया का बोलते हैं ना कि इस दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय, इसी टाइप से अगर हम बोले कि अगर 10 एनिमल्स को मैं खड़ा करूं इस दुनिया के लाइन से, तो उसमें से 7 इंसेक्ट निकलेंगे, जो कि डेटा बढ़ के 8 आउट ऑफ 10 हो चुका है। तो अब 8 आउट ऑफ 10 एनिमल्स जो हैं वो इंसेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो आप खुद ही देख लो जो इंसेक्ट का अबंडेंस है, इंसेक्ट का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे डेटा हैं, नंबर्स हैं कि कहाँ पे जो वर्ल्ड की जितने भी XYZ, जैसे हायर प्लांट की वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज़ है, अलगी कितनी स्पीशीज़ है, फंजाई कितनी स्पीशीज़ है, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, इन सब की कितनी स्पीशीज़ है, कुल मिला के मैं इसकी इंपॉर्टेंस बोलूँ तो 0 है। आप में से कोई भी इस डेटा को याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी बुक्स में दिया हुआ है इसलिए सिर्फ आपको दिखा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इस डेटा को याद करने की, आपको कहीं काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट, इसी टाइप से जो स्पीशीज़ हैं, इंडिया में किसकी कितनी स्पीशीज़ हैं उनका भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, किसी भी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है और आपके कहीं पे भी काम नहीं आने वाला। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसा आप देखते हो 3 अलग अलग लेवल पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सबसे पहले जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी वाज अप्लाइड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर एडवर्ड विल्सन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उन्होंने डाइवर्सिटी को डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ा था, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ा था। जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल वगैरह की मैं बात करूँ, ये 3 एग्जांपल्स हैं जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 जो डिफरेंशिएशन थे, 3 जो डिफरेंट वेराइटीज थी जिनमें उन्होंने पढ़ा था, 3 डिफरेंट कैटेगरीज थी, जिसमें से पहली थी एक जेनेटिक लेवल, दूसरा स्पीशीज लेवल एंड लास्ट वन इज इकोलॉजिकल लेवल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, तो हमको भी पता है इस दुनिया में कितने डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनके जेनेटिक में, यानी कि आप मान के चलिए सेम स्पीशीज़ है लेकिन उनका जो जेनेटिक वेरिएशन है वो उनको आपस में अलग करता है। जैसे ह्यूमन बींग, हम सब ह्यूमंस हैं लेकिन हम में फिर भी वेरिएशंस पाए जाते हैं, तो इसको जेनेटिक लेवल पे बोलते हैं। इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है ना, तो अलग अलग स्पीशीज़ में कितने डाइवर्सिटी के यहाँ पे जीन्स पाए जा रहे हैं, डीएनए पाया जा रहा है, उसी को जेनेटिक लेवल बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो एडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। नाउ दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये बहुत डिटेल में है हमको इकोलॉजी में, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक प्लांट है रोवोल्फिया वोमेटोरिया, ठीक है, कहीं पे सर्पेंटाइना के नाम से भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में इसकी काफ़ी सारी डिफरेंट वेराइटीज़ हिमालयन रेंज में पाई जाती हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये एग्जाम्पल देके एक बार में समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन की जो ग्रेटर वैरायटी है स्पीशीज़ की, वो आपको देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। जब आप इनको देखोगे तो इस टाइप का इंडिया का मैप है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिल है, यहाँ पे बाकी के स्टेट्स हैं। तो जब आप कंपेयर करते हो वेस्ट और ईस्ट घाट को, जैसे कि मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट हैं और यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट हैं, तो एम्फीबियंस की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो वेस्टर्न घाट्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो ये एक चीज़ है जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है। फिलहाल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो ये बहुत अच्छा समझा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखना, कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2 देखो, जो प्लांट ए टाइप है वो ये देखो, बी टाइप ये रहे, सी टाइप ये रहे और डी टाइप ये रहे। यहाँ पे आप देखोगे जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत अच्छी है। जबकि सेकंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे किसी एक तरह की स्पीशीज़ का डोमिनेंसी है, दबदबा है, इसी वजह से स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यहाँ पे कम है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो इकोलॉजिकल लेवल पे, यानी कि जो हमारा आसपास का एरिया है, एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे है। ये 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा।
हालांकि डेफिनेशन मैं इनकी पढ़ा दूंगा, लेकिन डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, एक डायग्राम बताऊंगा उससे समझ आ जाएगा। अल्फा डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ गिवन कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी है कोई, वहां पे एक स्पीशीज ये रही, एक स्पीशीज ये रही, इन दोनों के बीच में क्या चेंजेस हैं, इसको हम अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। बीटा डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वो डाइवर्सिटी है जो अपीयर्स इन अ रेंज ऑफ कम्युनिटीज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विद इन द चेंज इन कम्युनिटी, यानी कि जैसे रिप्लेसमेंट हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ है तो उसकी वजह से आने वाला है। अगेन इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आती है। अब मैं भी अगर बात करूं एज अ स्टूडेंट, पहली बार पढ़ूं मुझे नहीं समझ आएगी, लेकिन जब मैं बात करूंगा डायग्राम की तो एक बार में समझ में आएगी, फिर से हम देख लेंगे तब देख लेना। गामा डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट इन रेंज ऑफ कम्युनिटीज एज रिप्रेजेंटेड बाय डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स इकोसिस्टम ओवर अ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको गामा बोलते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं तो अब समझ आ जाएगी। अगर एक कम्युनिटी है, उसी के अंदर एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज के बीच में कुछ चेंजेस है, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। सेम चेंज अगर दो कम्युनिटीज के बीच में है उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलेंगे। और जो टोटल वेरिएशन है किसी भी एक लोकेशन में उसको हम गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे। और यही काफ़ी है, यही डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक बार एम्स में डायरेक्ट ये डायग्राम ही आ गया था, इसी टाइप का एक डायग्राम था, एग्जैक्टली ये तो नहीं है लेकिन इसी टाइप का डायग्राम था। और आपको अगर ये डायग्राम आ गया यानी कि आपसे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी तीनों के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वो पाई चार्ट की जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट दिया हुआ है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या कहा जाता है कि इंसेक्ट का जो अबंडेंस है वो मैक्सिमम है। अगर इन जनरल भी मैं बात करूं तो इंसेक्ट का अबंडेंस हमने देखा है कि मैक्सिमम ही है। इसके बाद अदर एनिमल ग्रुप क्रस्टेशियंस और मोलस्का, यहाँ पे मोलस्का होता है, ठीक है। तो मोलस्का इसके बाद आता है ना। सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस का कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन 50 है, ठीक है ना। ये चीज़ भूलना मत, फिशेस का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है। ये आपको 50% दिख रहा होगा लेकिन ये हल्का सा इस तरह का है, टिल्टेड है ना। बाकी के मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, ठीक है ना। तो अगर मैं रफली बात करूं, एम्फीबिया और मैमल लगभग इक्वल अबेंडेंस है, बर्ड्स और रेप्टाइल लगभग इक्वल अबेंडेंस है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, इन द प्लांट्स द सिनेरियो इज समवॉट डिफरेंट। यहाँ पे फंजाई जो है वो एक काफ़ी बड़ा पोर्शन अकाउंट करता है और एंजियोस्पर्म्स जो हैं, दिस इज एंजियोस्पर्म, ये एम नहीं है। तो एंजियोस्पर्म ऑफ फंजाई जो है ये बहुत बड़ा अकाउंट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ही बताया कि फिशेस जो हैं मोर देन 50% है, तो इन सब का जो सम टोटल है उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे किसका अबेंडेंस कितना है, यहाँ पे किसका अबेंडेंस कितना है, इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये सब बेसिक जो थ्योरी है वो तो अलग है, चलती रहती है। मैं जो आपको एक बेसिक चीज बताऊं कि अगर हम इसको अर्थ मान रहे हैं तो अर्थ का अगर मैं सेंटर देखूं, ऐसा सेंटर, उस पर मत जाना क्रस्ट मेंटल कोर बोलने पे आ जाओ। ये सेंटर मतलब कि वो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड जो ऐसे सेंटर में पड़ रहे हैं, यहां पे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम मिल जाएगी आपको। बाकी का जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे, जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट रफली एग्जांपल एल्टीट्यूड की अगर मैं बोलूं तो आप जैसे जो सी लेवल बोलते हो ना उससे ऊपर जाओगे, तो जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड है उतना ज़्यादा टॉलरेट करना मुश्किल होगा। हालांकि जैसे कि इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जैसे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर आप कोई टेम्परेचर रेंज है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस तक है, वहाँ तक आपको अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन अगर एकदम ही आप -1 -2 में जा रहे हो, वहाँ आपको किसी भी तरह की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही रेयर टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, बहुत रेयर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसी अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें इसी टाइप से वेरी करती हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जो एरिड एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है एक वेरिएशन शो करती है लॉन्ग लैटिट्यूडनल और अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से। इसको हम मास्टर ग्रेडियंट बोलते हैं। नेक्स्ट
टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मैंने अभी समझाया था मैक्सिमम जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स के एरिया में मिलती है। इनमें आपको बहुत ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको पता है वही चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूं, ये वो एरिया है जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी अबेंडेंस देखा गया था। इंडिया जो है उसको अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक जोन में आता है, जिसमें 12,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अलोन पाई जाती हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट में होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में है जहाँ पे 40,000 स्पीशीज प्लांट की, 3,000 फिश की, 1,300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 एम्फीबिया की, 378 रेप्टाइल एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये जो डेटा है ये क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है तो इसलिए शायद पूछा जा सकता है। ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एक डायग्राम है, यहाँ पे आप वर्टिब्रेट्स की जो स्पीशीज रिचनेस है उसको देख सकते हैं। कहीं से भी कोशिश मत करना इसको याद करने की। अगेन दिस इज अगेन अ न्यू डायग्राम जहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी थ्रेट को देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कितना खतरा है, कहाँ पे। ये पूरा सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत करना। Now next if we talk about, there are various hypotheses for higher biodiversity in tropical areas। सवाल ये उठता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल एरिया में जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्पीशीज़ रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है। आपका अगला सवाल होगा ऐसा क्या खास है वहाँ पे, तो क्या खास है उसकी बात करते हैं कि स्पीशीएशन जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि वक्त के हिसाब से स्पीशीएशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेट एरिया जो हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशिएशन यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है, ग्लेशियर्स बने हैं, तो इतनी ठंड में तो आधे से ज़्यादा एनिमल मर गए होंगे, लेकिन टेम्परेट एरिया वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट, नो फेवरेबल सीजन इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आपने नाम सुना हो, लगभग पूरे साल एक जैसा वहाँ पे आसपास का टेम्परेचर एक जैसा, ऐसा नहीं कि 40 है तो 40 ही चल रहा है, आसपास का टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ पे बहुत कम होता है। सोलर एनर्जी, सोलर अबंडेंस होती है। आप अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, तो सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी अबंडेंटली मिलती है और काफ़ी आराम से ये चीज़। अब सोलर एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी है। रिड्यूस्ड कंपटीशन है क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन रेट वहाँ पे बहुत स्लो है क्योंकि इजीली आपको फूड मिल रहा है, इजीली आपको लाइफ मिल रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम एरिया नहीं है, तो इस वजह से आपको वहाँ पे किसी तरह का इशू नहीं आता, एक्सटेंशन आपको फेस नहीं करना पड़ता। नाउ दिस इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप चार्ट या ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रोफेसर वॉन एलेक्जेंडर हेम्वोल्ट जो है जर्मन नेचुरलिस्ट हैं, एलेक्जेंडर हेम्वोल्ट, इन्होंने इसको एक्सप्लोर करते हुए, खोज करते हुए अपनी इसको बनाया था, जिसमें उन्होंने जो साउथ अमेरिका के वाइल्ड एरियाज हैं, जो साउथ अमेरिका के जंगल हैं, वहाँ पे अपनी रिसर्च की थी। स्पीशीज रिचनेस जो है वो एरिया के साथ बढ़ती है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक, ये उनकी स्टेटमेंट थी। उनका ये कहना था कि अगर एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं और अगर मैं इतना इतना एरिया देख रहा हूं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी, इतने एरिया में देखूंगा स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, इतने में देखूंगा ज़्यादा मिलेगी, इतने में देखूंगा और ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको दिखा दूंगा किस तरह से। ठीक है ना, जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बर्ड हो, बैट हो, मैमल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। अलगोरिदम यहाँ पे लगाई जाती है log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। घबराओ मत, आपको ना तो सॉल्व करने के लिए है ना तो आपको कुछ करना है, सिर्फ आपको एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखनी है, दैट्स इट। मैं भी जानता हूँ लॉग सॉल्व करना बायो वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया z, जिसकी हम बात करते हैं, जो यहाँ पे पुट किया गया है। नाउ दिस डायग्राम इज एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ पे अगर आप लॉग लगाते हैं तो उसके साथ ये, और कुल मिला के एकदम आसान लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाऊँ ना तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। जो सिंपल रिलेशन है वो कुछ इस टाइप s इक्वल टू सी ए और पावर z। ठीक है ना, जब इसको हम देखेंगे तो ये इस टाइप का लॉग फंक्शन निकल के आएगा। स्पीशीज रिचनेस जो है वो एरिया के साथ आप देख रहे हो बढ़ेगी।
जैसे कि अगर मैं एरिया ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पे तो स्पीशीज़ रिचनेस भी ज़्यादा है, अगर मैं एरिया और बड़ा ले रहा हूँ यहाँ पे तो स्पीशीज़ रिचनेस का लेवल भी और ज़्यादा है। तो इस तरह से इस चार्ट को पढ़ा जाता है। क्या इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी की किसी इकोसिस्टम में? इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात स्टेबिलिटी। हाउ? अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये कैसे पॉसिबल है? इसको समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, और वहाँ पे कोई एक एनिमल है, उसको भूख लगी है, तो उसको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अगर मिलेंगे तो अच्छा है, या फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा तो अच्छा है? आपके हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि आप अपने घर में छुट्टियाँ बिता रहे हैं, आपकी मम्मी पापा बाहर गए हैं, आप घर में अकेले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब आपको बनाना नहीं आता, मैगी वैगी कुछ नहीं आता आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वहां पे बैठे हैं, आपको लग रही है भूख, क्या प्रेफर करोगे कि आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो, यानी कि आपके घर में सब्जी भी बनी रखी हो, दाल भी बनी रखी हो, रोटियां बनी रखी हो, आपके जो मैगी है मम्मी बना के गई हैं, अवन आप चालू कर लेते हो, उसमें गर्म कर खा लोगे, कुछ भी XYZ, फ्रिज में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, पेस्ट्री वगैरह सब कुछ, वो ज़्यादा अच्छा प्रेफर करोगे, या फिर एक सिंपल सा, प्याज तो नहीं बोलूँगा, आजकल बहुत महंगी चल रही है, वरना आप सिंपल एक देख लीजिए कि एक रोटी रखी है सूखी और मान लीजिए कुछ भी XYZ मिर्ची या किसी और से आपको खानी पड़ेगी, तो ये वाला जो दूसरा सिचुएशन है वो आपको पसंद आया या पहला वाला सिचुएशन पसंद आया? ऑब्वियस सी बात है पहला, क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, हमारे पर्टिकुलर्स की अगर मैं, तो जितना ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी, आप खुद सोचो किसी एनिमल को उतना ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और उससे चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, उससे उसका जो पर्सन का सर्वाइवल रेट है, पर्सन इन द सेंस वो जो ऑर्गेनिज्म है, उसका सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि ऐसे देखें, अगर मान लीजिए पूरा एक जंगल है, एक जंगल में एक शेर है, ठीक है, अब उस शेर को जिंदा रहना है, तो अब वही एक ही 10 हिरण है टोटल, वही 10 हिरण रोज उसको मिल रहे हैं, उन्हीं में से एक खा रहा है, तो उसको अपनी लाइफ को बचाना है। कब तक ऐसा चलेगा? मान लो एक दिन वो हिरण नहीं पकड़ पाया, कि हिरण बहुत तेज निकले, स्ट्रांग हो गए हिरण, कुछ भी कारण हुआ वो नहीं अगर हिरण पकड़ पाया तो मर जाएगा। सेकंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, दूसरा जंगल है, सेम मरा गुरा सा शेर है, लेकिन यहाँ पे बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं, हिरण नहीं वाइल्ड बीस्ट मिल जाए, विल्ड बीस्ट नहीं जेब्रा मिल जाए, जेब्रा नहीं कोई और मिल जाएगा, तो इस टाइप से वैरायटी ऑफ एनिमल्स, उसको वैरायटी ऑफ ऑप्शन रहेगा, तो उसके सर्वाइवल का रेट बढ़ जाएगा, और अगर उसका सर्वाइवल का रेट बढ़ रहा है यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है इस तरीके से कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने अलग अलग टाइप की, जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली आपकी बात करूँ, तो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं मान लो, तो क्रिकेट टीम में आप क्या चाहते हो कि एक ही जैसा सारे प्लेयर हो, फोटोकॉपी हो सबकी। मान लो विराट कोहली 11-11 विराट कोहली खिलाओगे, मान लिया बैटिंग तो आपने कमाल ही कर दिया, बहुत ही कमाल कर दिया, बॉलिंग कैसे करोगे? जितने रन मार नहीं पाओगे उतने छक्के पड़वा लोगे। तो ये फर्क पड़ता है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्पीशीज रिचनेस और बुमराह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोसिस्टम हेल्थ की, तो इकोसिस्टम हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम हेल्थ, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? कोई अगर इकोसिस्टम स्टेबल है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि वो हेल्दी भी है। अगर वो अनहेल्दी होगा तो वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट होगा। लेकिन अगर कोई इकोसिस्टम हेल्दी है तो वो सस्टेन करेगा, आगे तक चलेगा। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। अब हम आगे चालू करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, इस पेंटिंग की तरफ देखो, और ये जो चीज़ है ये हमें समझने में हेल्प करेगी कि प्रोफेसर पॉल एनरिच ने क्या समझाया था हमें। नाउ राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस का ये मतलब है कि राइवेट एक एनिमल है, पॉपर मतलब उसे पॉप यानी कि चुरा के ले जाना, ठीक है ना। प्रोफेसर पॉल एनरिच ने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी फॉर इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑन द इकोसिस्टम, यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो हमारे इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझाने के लिए उन्होंने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। मान लीजिए एक एरोप्लेन है जो कि इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और वो थाउजेंड्स ऑफ राइवेट से मिलके बना है। राइवेट एक स्पेशल एनिमल की स्पीशीज होती है, ठीक है ना। तो मान लो एक एरोप्लेन है जो एक किसी एनिमल से मिलके बना है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर राइवेट का रिमूवल यानी कि उसको चुरा के अगर पैसेंजर ले जा रहे हैं, जैसे कि मान के चलो इंडिया से आपको अमेरिका जाना है,
ठीक है, आप उस एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हो जो कि राइवेट, जो कि एनिमल है, उससे मिलके बना है। अगर आप मान के चलो आपको राइवेट प्रॉब्लम कर रहा है तो आप पपी लेके चलो, जो वोडाफोन वाला कुत्ता है हमारा पग, उसको लेके चलो, ठीक है ना। तो वो जो वोडाफोन वाला कुत्ता बोलने में अच्छा लगता है, तो वोडाफोन वाला जो कुत्ता है वो आपका एरोप्लेन बना रहा है और उससे आप अमेरिका जा रहे हो। तो जैसे ही यहाँ से आप अमेरिका पहुंचे, आपने कहा ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, इसको तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, आप एक्चुअली में एक स्पीशीज को इकोसिस्टम से पूरी तरह से खत्म कर रहे हो अपने खुद के लालच के लिए। और अगर मैं एरोप्लेन पे बात करूं तो एरोप्लेन पे आपने क्या असर किया है कि आप वहां एरोप्लेन का एक हिस्सा अपने साथ लेके चले गए अपने लालच में। ऐसे ही जो स्पीशीज हैं वो इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक एक करके एक एक पैसेंजर सब एक एक पग ले जाने लगेगा अपने साथ, ऐसे ही उन्होंने पॉल एनरिच ने कहा कि ऐसे ही अगर जो प्लेन बना हुआ है हमारा राइवेट से, अगर हर जो पर्सन है वो एक राइवेट को लेके जाने लगेगा, हर पैसेंजर जो है वो एक राइवेट को लेके जाने लगेगा, तो आखिरी में प्लेन में पार्ट्स ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही उन्होंने समझाया बायोडाइवर्सिटी जो है अगर वो धीरे धीरे खत्म होने लगी तो हमारा इकोसिस्टम भी एक दिन खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बात है इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन ऐसा कि आप करके देखो, जैसे कि पग है, पग आप इमेजिन करो कि एक प्लेन है जिसको पग ने बनाया है, एक पैसेंजर है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो जितने भी पैसेंजर हैं वो वहाँ के जो भी पग है उसको अपने साथ लेके जा रहा है, यानी कि वो प्लेन का एक हिस्सा अपने साथ लेके जा रहा है। तो ऐसे ही ये है, प्लेन जो है वो इकोसिस्टम है और जो एक पग है वो एक किसी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम इकोसिस्टम से स्पीशीज को खत्म करते जा रहे हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह का जो पग है या राइवेट है वो लेके जा रहे हैं, किस जगह का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजन का लेके जा रहे हैं तो प्लेन पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप जो टाइगर है उनको ख़त्म कर देते हैं तो ज़्यादा असर पड़ेगा, बजाय कोई इंसेक्ट की स्पीशीज़ खत्म हो जाए। इंसेक्ट की स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टाइगर या लायन की स्पीशीज़ खत्म हो जाएंगी तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने बताया था कि राइवेट हम किस जगह का चुरा रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये प्रोफेसर पॉल एनरिच का यहाँ पे प्रेडिक्शन था, रिमूवल ऑफ राइवेट फ्रॉम अ क्रिटिकल पार्ट लाइक विंग या फिर किसी ऐसी जगह से एनवायरनमेंट पे एक बहुत बुरा असर देगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो आई होप आपको ये राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत एक्यूरेट और टू द पॉइंट लगेगा। यहाँ से रिलेशन ऐसे है कि जैसे जैसे आप यहाँ से चीज़ें हटा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आप इसको हटा दीजिए, एक बार इसको हटा के देखिए, एक बार इसको हटा के देखिए, तो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बहुत खतरनाक डगमगा जाएगा। फिर आप पेड़ हटा के देख लीजिए, फिर बाकी स्पीशीज, इनको हटाना मतलब पेंटिंग से कि ये दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी कॉज करेगा और इकोसिस्टम को एक दिन ख़त्म कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। नाउ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि हम वो रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, लॉस होता है। नाउ स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। आप अभी बाद में पढ़ेंगे कि 6th लेवल ऑफ एक्सटेंशन चल रहा है। नाउ एक्चुअली में ये ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है उसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनकी वजह से, जिसको आप एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। नाउ अगर 4 जो कारण हैं, मेजर कारण हैं, 4 जो मेजर रीजंस हैं उनको हम देखें तो उनको हम द इविल क्वाड्रेट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन इविल क्वाड्रेट के नाम से आ जाता है या फिर कई बार वो 4 डायरेक्ट रीजन पूछ ले जाते हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। नाउ स्टार्टिंग विद 1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? ओवर पॉपुलेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इक्वली एड अप हो रही हैं और मिल के जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज रिचनेस है, उनको खत्म कर रही हैं। नाउ लेट अस टेक एन सिंपल एग्जाम्पल। ये जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं ये प्योरली मेरे हैं, जो मैंने खुद को समझाने के लिए बनाए थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था नीट की। ये किसी भी तरह की कोई बुक में नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरे एग्जाम्पल्स को। ना मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, और इस नदी के आसपास जो एनिमल्स हैं हंसी खुशी आराम से रह रहे थे। हम आए, सबसे पहले हमने जो नदी के आसपास का एरिया है वो घेर लिया। तो उनने बोला चलो कोई बात नहीं, जहाँ पे भी XYZ एनिमल्स रह रहे हैं वो उन्होंने थोड़ी जगह शिफ्ट कर ली। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई XYZ एनिमल रह रहा हो, कोई बड़ा एनिमल, छोटा एनिमल, जो भी हो, उसने बोला मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ह्यूमंस यहाँ आ चुके हैं और मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, तो वो दूसरी जगह चला गया।
फिर क्या हुआ, उसी की जनरेशन आगे बढ़ी तो उसने इस जगह कब्जा कर लिया, तो वो एनिमल यहाँ माइग्रेट कर गया और ह्यूमंस का यहाँ पे राज हो गया। अब फिर ह्यूमंस ने क्या किया, उसका ये वाला एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर एनिमल ने सोचा अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने बोला नदी पार करके एनिमल इधर ही निकल आया। लेकिन हमने यहां पे भी कब्जा कर लिया, फिर यहां पे भी कब्जा कर लिया। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कैसे? क्योंकि हम जहां भी जाते हैं पहले तो हम पेड़ काटेंगे। भाई पेड़ काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको घर बनाने हमको घर बनाने के लिए जरूरत है, प्लस हमको हमारी जो डेली एक्टिविटी है, खाना पकाना, बाकी की चीजें, सब में लकड़ी को जलाने की जरूरत है। उसके लिए हम धड़ाधड़ पेड़ काटेंगे। और पेड़ काटने से नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमारे इकोसिस्टम का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड दिस इज प्राइमरीली कॉल्ड एज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट किसका लॉस हो रहा है? जो एनिमल्स हैं, जो वहां पे रेसिडेंशियल एनिमल थे, उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है। प्लस फ्रेगमेंटेशन, ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में तुमने जगह बना ली है, या तो तुम एक लाइन से बनाते तो कम से कम एनिमल यहाँ सुखी से रह सकता, शांति से रह सकता। तुमने यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कुल मिला के एक कब्जा करने वाला सिस्टम होता है ना, तो इंसानों ने एक्चुअली में कब्जा सा कर लिया है। सबका बराबर इंडिपेंडेंसी थी, हर एनिमल को बराबर हक मिलना चाहिए था, लेकिन हम इतना ज़्यादा लालच बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, वहाँ पे लगा दी, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है डिबेट का, लेकिन फिलहाल आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। हैबिटेट लॉस हुआ एनिमल्स का, और फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़ों में हमने हर जगह कब्जा किया, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। हम पेड़ काटते हैं, एनिमल्स मारते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यूज तो हमको करना था, हमारा भी तो हक है, अर्थ हमारी भी तो है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आता है जैसे लालच होता है ना। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी थी जो अंडा देती थी सोने का। एक इंसान ने ये सोचा कि क्यों ना सारे अंडे में एक ही दिन में निकाल लूं, और मुर्गी को मार डाला। ये होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लालच। हम भी यही कर रहे हैं। जो एरिया है वो एक्चुअली में यूज के लायक जितना हमें करना था उतना यूज करना था, और अगर हम कुछ पेड़ काट रहे हैं तो हमें वो पेड़ दूसरी जगह लगा देने थे। हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी के पेड़ काटे, जो करना है करो, पानी वेस्ट करना है अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब इनका जो एक्चुअल में दिखेगा ना, जैसे कि इंडियन घरों की मैं बात करूं, इंडियन घरों में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कपड़े धोना, और कपड़े धोने में इतना पानी वेस्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं है। झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सब पानी से ही चल रहा है। अब ये जो पानी वेस्ट कर रहे हो ना, ये रिसेंट फ्यूचर में आपको कितना दुख देने वाला है, ये समझ आ जाएगा। नाउ स्टार्टिंग विद एलियन स्पीशीज इन्वेशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे कि हमने वाटर हाइसिंथ को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें पानी के आसपास जितने भी वाटर बॉडीज के आसपास प्लांट थे, पहले तो इसने उनको मार डाला। सवाल उठता है कैसे? वाटर हाइसिंथ क्या करता है, उसकी जड़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जाती हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगी तो नीचे की जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी, नीचे के जो पेड़ हैं वो मर जाएंगे, प्लस आसपास के जो पेड़ हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। नाइल पर्च हो गई, ये भी एक प्रेडेटर फिश है, जो एक्चुअली में जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। लेंटेना की अगर मैं बात करूं तो उसको रिप्लेस किया गया था काफ़ी सारी स्पीशीज से यूपी के अंदर, उसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। पार्थेनियम तो एक ऐसा एग्जांपल है जो हर छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि पार्थेनियम जो है एक वीड है, जहाँ पे भी आप उसको उगा दो पूरे एरिया में तुरंत फैल जाएगी, अपने आसपास किसी को उगने भी नहीं देगी, दूसरे के न्यूट्रिएंट छीन लेगी। एक अफ्रीकन कैटफिश है क्लेरियस गैरीपाइनस, एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इलीगली इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। तो यहाँ की जो लोकल कैटफिश है ना इंडिया की, उसको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हुई थी, और आखिरकार इंडियन कैटफिश को एक रिसेसिव, जो बोलते हैं रिसेसिव तरीके से गुजारा करना पड़ा, और जो उनकी रिचनेस है, जो उनका नंबर है, वो काफ़ी घट गया था। ठीक है, को एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर कोई एक एनिमल है दूसरे पे डिपेंड है, अब मान लो जो डिपेंडेंट वाला एक अगर एक्सटेंट हो जाए तो दूसरा भी उसकी वजह से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पोलिनेशन के हमने एग्जांपल देखे थे, उसमें एक युक्का और प्रोनुबा मॉथ जो है, उन दोनों का एग्जांपल था, या वास्प अगर सिंपल मैं ले लूँ। ठीक है, तो जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ वो ये है कि अगर पोलिनेशन के टाइम पे जो युक्का है, हम सारे युक्का के पेड़ काट दें, तो उसकी वजह से जो वो वास्प है वो अंडे कहीं दे नहीं पाएगा, और एक दिन वास्प की स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। दिस इज को एक्सटेंशन। अगर आपने किसी एक स्पीशीज को मार डाला हो, एलिमिनेट कर दिया हो, तो उसके कारण उस पर जो निर्भर थी दूसरी स्पीशीज, वो भी खत्म हो जाएगी, को एक्सटेंशन। इसके अलावा 4 और कारण हैं, जैसे डिस्टर्बेंस हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, हम जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, पॉल्यूशन हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं था लेकिन मुझे पढ़ते ही तुरंत याद आ गया, पॉल्यूशन हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया। ओवर पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा जंगल कटेंगे ज़्यादा एरिया यूज़ होगा, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज़ होगा, झूम कल्टीवेशन टाइप की चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर,
जैसे झूम कल्टीवेशन मैंने बताया, और इंटेंसिव में ऐसा कि जितने पॉपुलेशन पैदा होगी वो अपने लिए नया खेत बना लेंगे काट काट के पेड़। फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री में एक्चुअली में मिसयूज ऑफ फॉरेस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होना चाहिए। ये बाकी के लॉसेस के एक चार्ट है, पाई चार्ट के फॉर्मेट में, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कोई भी डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस कारण बता रहा है कि ओवर हार्वेस्टिंग से कितना नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन डिस्टर्बेंस से, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब से कितना नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो कॉज बाय एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीशीज। एक्सटेंशन इज द टोटल एलिमिनेशन और डाइंग ऑफ द स्पीशीज। नाउ यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक्सटेंशन से हमारा मतलब क्या है। एक्सटेंशन का मतलब है या तो उस स्पीशीज के सारे जो इंडिविजुअल हैं वो मर जाएं या फिर एलिमिनेट पूरी तरह से हो जाएं। ये एक चार्ट है सिंपल समझाने के लिए कि कितने परसेंट किसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, और किस तरह से किस जो आप यहाँ पे जितने भी एक्सवाइजेड जैसे मैमल, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबिया, अब आप यहाँ पे देख रहे हो एम्फीबिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है एक्सटेंशन का। और ये जो चीज़ है ये एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने आना चाहिए। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनको पता होगा एम्फीबिया मोर प्रोन है। नाउ ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन, यानी कि कौन से वो एनिमल्स हैं जो बहुत जल्दी एक्सटेंट होने की कगार पे रहते हैं, या ऐसी कौन से फीचर हैं जो उनको एक्सटेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। लार्ज बॉडी साइज अगर है तो एक्सटेंशन हो सकता है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, लाइन्स हो गए। स्मॉल पॉपुलेशन अगर साइज हो तुम्हारा, स्मॉल पॉपुलेशन है, जरा सी कोई फ्लड आ गया, कोई ड्रॉट पड़ गया उस साल, या फिर कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तुरंत सारी पॉपुलेशन मर के खत्म हो जाएगी। लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अब हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा तो तुरंत मान लो बहुत सारे बच्चे पैदा किए और वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो आगे अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो ये कभी पॉपुलेशन एक्सटेंड नहीं होती। लेकिन अगर लो रिप्रोडक्टिव रेट है, एक ही चाइल्ड पैदा हो रहा है, जाइंट पैंडा हो गया, ब्लू व्हेल हो गई, तो वो एक्सटेंड होते हैं। हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ट्रॉफिक लेवल में बहुत ऊंचे हैं, टॉप लेवल के हैं, बाल्ड ईगल हो गया या बंगाल टाइगर हो गया, इस टाइप के। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट है, हैबिटेट है, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया, वूपिंग क्रेन हो गया, इन सब का फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ही रास्ता है। तो मान लो वहाँ पे कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी हुई, कुछ भी रीज़न हुआ, प्रेडेटर वगैरह मिल गए, तो वो स्पीशीज़ ही खत्म हो जाएगी। नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अब ह्यूमन से, ह्यूमन हर जगह फैला हुआ है, तो अगर मान लो कहीं विपदा आई भी, प्राकृतिक जो भी आती हैं वो किसी एक जगह आएगी ना, तो इसी तरह से वो बच जाएगा। लेकिन जो सिर्फ एक ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पे कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आई वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। आइलैंड स्पीशीज हो गई कि एक पर्टिकुलर आइलैंड पे ही पाई जाती है, तो आइलैंड में अगर फ्लड आ गया या सुनामी आ गई तो उसी दिन निपट गए सब। लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी खत्म होगा। इनेबिलिटी टू स्विच ओवर अल्टरनेटिव फूड्स, भाई अल्टरनेटिव फूड, जैसे अब हम वेज हैं, हम लोग वेज होते हैं तो हम लोग कहीं भी बाहर दोस्तों के साथ जाते हैं ना, तो हमको एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल होती है। या फिर हम जैसे कोई बाहर सिटी में जाते हैं तो सबसे बड़ा डर हमारा यही होता है कि वेज फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई वेज है, सॉरी नॉन वेज है, तो नॉन वेज है उसके पास वेराइटी ऑफ फूड ऑप्शन है, कुछ भी खा लेगा, कहीं भी चला जाए। बियर ग्रिल्स को ही देख लो आप। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल, यानी कि नेचुरल हुए हैं, उनका हमारे से, ह्यूमन से कोई रिलेशन नहीं है, खुद नेचर ने करवाए हैं। जैसे कि मेमथ वगैरह हैं, कुछ ग्लेशियर वगैरह है, वो टूटा, इनके ऊपर गिरा और सब खत्म, ठीक है ना। तो उसमें ह्यूमंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, नेचुरल एक्सटेंशन है, हमारी वजह से नहीं हुआ है। अगर हमारी वजह से होगा, अब दूसरा है जैसे मास एक्सटेंशन है, अगर हमारी वजह से हुआ तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या मैन इन्फ्लुएंस्ड होता है। मास एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी स्पीशीज, मान लो बहुत सारी स्पीशीज सिर्फ एक ही बार किसी एक नेचुरल कैलेमिटी में खत्म हो गई, तो उसको मास एक्सटेंशन बोलते हैं। अर्थ ने 5 मास एक्सटेंशन एक्सपीरियंस किए हैं, ये छठवां चल रहा है। अगर अबाउट 225 मिलियन ईयर अगो, जिसमें 90% जो शैलो वाटर मरीन इन्वर्टिब्रेट हैं वो डिसअपियर हो गए थे। आपने वैसे भी डायनासोर वगैरह के बारे में सुना होगा, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। डायनासोर वगैरह के बारे में सुना होगा, एक एस्ट्रॉयड आया था या पता नहीं क्या हुआ था, आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ बोलते हैं अर्थ से कोई बाहर का प्लेनेट टकराया था, कुछ बोलते हैं कि जो अर्थ है उसी में अर्थ को एक आया था बहुत बड़ा और सारे डायनासोर उसी के अंदर चले गए थे। तो किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ ये चीज़ पक्की है कि ये मास एक्सटेंशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एक बार में बहुत सारी स्पीशीज़ खत्म हो गई थी और ये भी नेचुरल का ही टाइप आप मान के चलो। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन इस अर्थ के लिए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, कि हमने अपने कारणों से, अपने लालच से स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया हो। दे आर एक्सटेंशन एबेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि सेटलमेंट, हंटिंग। अब जैसे मान लो डोडो है, कोई काम ही नहीं है, चलो डोडो मारे, तो
ये होता है एक्चुअली में, ये था। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेपर्ड हो गया या टाइगर हो गया, तो हम जब भी जाएंगे राजाओं को क्या देखेंगे कि हमने टाइगर मारा। जो राजा जितना बड़ा टाइगर मारता था उसको उतना बड़ा वहाँ पे सोशल स्टेटस माना जाता था, उसको उतना बड़ा खतरनाक राजा माना जाता था। तो उस चक्कर में सारे टाइगर मर गए, लायंस सारे खत्म होने लगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना एक नंबर की। तो यही हंटिंग हो गया, सेटलमेंट हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें हमने ही की हैं जिस पे हमको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, और इसी की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लास्ट 500 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ ने कम से कम 784 स्पीशीज़ को खो दिया है, जिसमें IUCN 2004 का डेटा है ये, जिसमें 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट स्पीशीज शामिल हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इंपॉर्टेंट है ये, सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। डोडो ले लो, चाहे आप तस्मानियन वुल्फ ले लो, चाहे क्वागा अफ्रीका का ले लो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको सारे याद होने चाहिए। डोडो है, आपको याद होगा एक अप मूवी है एनिमेटेड, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें ये डोडो का यूज हुआ, दिस इज तस्मानियन वुल्फ। हाँ, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली में आपको याद भी ऐसे ही रखनी है। डोडो हो गया तो डोडो मॉरिशस में था, और थैलेसीनिया तस्मानियन वुल्फ हो गया तो वो ऑस्ट्रेलिया में था, यहाँ पे क्वागा जो है अफ्रीका में था। ऐसे ही याद रखना है कि उनकी लोकेशन क्या है, ये जेब्रा क्वागा, ठीक है। नाउ स्टेलर सी काऊ हो गई रशिया की, इसका डायग्राम मैं अभी दिखा देता हूँ, चलो अभी दिखा देता हूँ। स्टेलर सी काऊ है, ये रशिया में पाई जाती थी, ठीक है, ये भी एक्सटेंट हो चुकी है। और टाइगर की स्पीशीज जिसमें बाली, कैस्पियन एंड जवान, ये तीनों टाइगर की स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं। और 27 स्पीशीज बिकम एक्सटेंट इन रिसेंट लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि 20 सालों में हमने 27 स्पीशीज को खत्म कर दिया है। और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं इससे भी अच्छे रिजल्ट्स हमको फ्यूचर में मिलेंगे। एम्फीबियन की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, ये लाइन मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 स्टार इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की अगर मैं खूबी की बात करूँ तो इसकी खूबी यही है कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, पता होंगे तो बन जाएंगे, तुक्का नहीं चलेगा। प्रेजेंट सम 1550 स्पीशीज जो है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे, बाकी अभी थ्रेटेंड चल रही है, यानी कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर हम अपनी हरकतें नहीं रोकेंगे तो एक दिन वो भी चली जाएंगी। 12% जो बर्ड स्पीशीज हैं मैमल, इसमें जो आप देखेंगे उनका परसेंटेज एम्फीबियन 32% है, और 31% जो है जिम्नोस्पर्म्स हैं जो एक्सटेंशन की कगार पे खड़े हैं। एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्वेश्चन आता है। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेड डेटा बुक के बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेड डेटा बुक के बारे में एंड IUCN के बारे में। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नाउ विच इज नाउ कॉल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन या WCU। अगर आपको कभी इस WCU के नाम से क्वेश्चन मिले तो उसको आप कंसीडर करना, ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर जो है मॉक्स में, स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। इट मेंटेन अ रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक नाम से ही पता चल रहा है, लाल रंग खतरा। जो रेड लिस्ट देता है, एक कैटलॉग है, एक बुक है जो ये बताता है कि कौन कौन से टैक्सा हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, जो एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। जो थ्रेटनिंग स्पीशीज हैं वो लाइबल टू बिकम एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि यानी कि एक तरीका होता है ना कि वो कगार पे खड़े हुए हैं, बस एक्सटेंशन होने ही वाला है, उनकी स्पीशीज बहुत कम बची हैं, तो वो हैं इफ नॉट अलाउड टू रियलाइज इट्स फुल बायोटिक पोटेंशियल। अगर हमने उसका फुल बायोटिक पोटेंशियल, उसके बारे में उसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। जनरली हमको ये जो थियोरेटिकल लैंग्वेजेस है ना, वो समझने में हमेशा दिक्कत होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि जो टाइगर की स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो धीरे धीरे हमको फिर डर लगने लगा, क्योंकि उसका जो बायोटिक पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा था। ना व्हाट इज़ बायोटिक पोटेंशियल, कि जैसे कि मान लीजिए वो कितने चाइल्ड पैदा कर रहा है, ठीक है ना, वो उसका बायोटिक पोटेंशियल होता है। तो हमने देखा कि उसका बायोटिक पोटेंशियल भी कोई ऐसा बहुत खास नहीं है, तो हम ही को उसको बचाना पड़ेगा, कंजर्वेशन देना पड़ेगा, हम ही को उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, एक्सोटिक स्पीशीज बोलना पड़ेगा, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं सबसे बड़े दुश्मन हर किसी के। द नंबर ऑफ थ्रेटनिंग स्पीशीज वेंट अप बाय 15,500 इन 2004 टू 25,821 इन 2017। ये एक्चुअली में इस वजह से हुआ था कि हमने जो स्टेप्स उठाए हैं, हमने जो अपने क्या बोलते हैं एक तरीके से खुद को सुधारने की कोशिश की है। क्योंकि अब आप देखेंगे एक टाइम आता था जब
टाइगर की जो स्पीशीज़ हैं इंडिया में बहुत कम बची थी, लायन की जो स्पीशीज़ है बहुत ज़्यादा कम बची थी, लेकिन अब उनके नंबर इम्प्रूव हुए हैं। नाउ दिस इज़ रेड डेटा बुक ऑफ IUCN, और ये उनका तरीका है क्लासिफिकेशन करने का कि कौन ज़्यादा एक्सटेंट हो रहा है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्नरेबल, और कौन लीस्ट ससेप्टेबल है चीज़ों के। बेसिक चीज़ें हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नाउ रेड डेटा बुक में अगर मैं बात करूं तो कुछ एक्सटेंट स्पीशीज हैं, उनके नाम हैं। कुछ जो वाइल्ड लाइफ में आपको दिख नहीं रही होंगी वो एक्सटेंट होगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि ये बस जो एक्सटेंशन का जो डर है वो फेस कर रही है। टेक्सन इज फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड एंड कैन बिकम एक्सटेंट एट एनी मोमेंट इन इमीडिएट फ्यूचर। जैसे कि बहुत ही निकटतम भविष्य में ये खत्म हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकल और एंडेंजर्ड मतलब खतरे में। इंडिया की 70 एंड 62 डेटा बोला गया है, 2014 का है, जिसमें सस साल्वेनिस या पिग्मी हॉग, दिस इज पिग्मी हॉग, ठीक है ना, इनको बोला गया था। एंड नेक्स्ट इज बारबेरस। बारबेरस स्पीशीज आप सर्च करेंगे आपको बहुत अच्छा एक डायग्राम मिलेगा। वो भी एक्सटेंशन का एक जो फियर है उससे क्या लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। अब एक्सटिंक्ट एनिमल्स की अगर मैं बात, डायनासोर वगैरह आपने देखा होगा, वोली मैमथ देखा होगा, पैसेंजर पिजियन देखा होगा, तस्मेनियन टाइगर, गोल्डन टोड, डोडो, ग्राउंड स्लॉथ एंड सेबरटूथ कैट। इनमें से अगर मैं ये सेबरटूथ, आपको आइस एज याद होगा, आइस एज में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिला था। आपको याद होगा कि सेबरटूथ कैट को अगर मैं हटा दूं, गोल्डन टोड हटा दूं और ग्राउंड स्लॉथ हटा दूं, इसके अलावा सारे के सारे नाम NCERT में दिए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। नाउ ये एक परसेंटेज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पर्टिकुलर अगर मैं किसी क्लास में देख लूं, जैसे कि अगर हम मैमल है तो मैमल की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो मैमल्स में अगर मैं पर्टिकुलरली देखूं तो लो रिस्क पे कितने परसेंटेज है, 37, वल्नरेबल 34%, ठीक है, और क्रिटिकली सिर्फ एंडेंजर्ड कितने, 19%, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कितने, 10%। तो ये एक्चुअली में हर क्लास में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने कितने एनिमल्स जो हैं, कितने परसेंटेज एनिमल्स जो हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के एक्सटेंशन की कगार पे है, एंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये सारे डेटा हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है कि खतरा कितना बड़ा है, इस वजह से इनको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। एंडेंजर्ड की अगर मैं बात करूं यानी कि वो जो खतरे में है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड। क्रिटिकली मतलब जो नियर फ्यूचर में ही एक्सटेंट हो जाएंगे, जो मान लीजिए जो आने वाले 50 साल में ही एक्सटेंट हो जाएंगे। एंडेंजर्ड मतलब इनको थोड़ा सा तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये हाई रिस्क तो है, एक्सटेंशन के हाई रिस्क है, इसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़े कम है, इनका नंबर अभी थोड़ा सा बचा है। इन द वाइल्ड इज नियर फ्यूचर ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स हैबिटेट। इनका जो एरिया है जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कब्जा कर रखा है और इनको वहाँ से भगा दिया है। तो इस वजह से अब वो नेचुरल हैबिटेट से भाग गए, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनकी जो नंबर है उसमें डिक्रीज देखा जा रहा है। एक्सेसिव प्रिडेशन हो गया, पोचिंग हो गया। एक्सेसिव प्रिडेशन मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपने ब्लैक बक का नाम सुना होगा, काला हिरण का नाम सुना होगा। काला हिरण जो है, हमने तो उसका बहुत ज़्यादा एकदम एक टाइम आया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका वो क्या बोलते हैं शिकार होता था, शिकार काफ़ी ज़्यादा हुआ। जैसे तैसे हमने उसको बचाने की कोशिश की। बिश्नोई कम्युनिटी है जो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो एनिमल्स को, प्लांट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देती। बहुत ज़्यादा बड़ा सैल्यूट है उनके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है जनरली वो जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर हम इन एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं काले हिरण की जो बात कर रहा था तो उनका नंबर एकदम से बहुत कम हो गया था, क्योंकि हमने एक्सेसिव प्रेडेशन किया था और एक्सेसिव उनको शिकार किया था। अब एक स्टेज आई जहाँ पे हमने उनको बचा के रखा है, लेकिन फिर भी अब आप सुनते तो रहते ही हैं, फिर भी कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते रहते हैं, कुछ ऐसे फिल्म स्टार के बारे में सुनने को मिलता रहता है जो अभी भी उनको नहीं छोड़ रहे हैं। इन इंडिया द नंबर इज 332 एनिमल्स एंड 325 प्लांट्स, जिनकी मैं बात करूं डेटा 2014 का है। एलिरस फलगेंस या फिर रेड पांडा जो है वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। रेड पांडा का जो नाम है ये एम्स ने यूज किया था और रिसेंट एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा एनिमल एंडेंजर्ड स्पीशीज है। वल्नरेबल, और एक और चीज, अगर MCQ की बात करूं तो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनके क्वेश्चन आते हैं। वल्नरेबल वो स्पीशीज हैं जो सफिशिएंट है, प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर उनकी देखी जाए तो सफिशिएंट है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है।
यानी कि पॉपुलेशन ठीक ठाक है लेकिन धीरे धीरे अब कम हो रही है, ठीक है ना, और फेसिंग अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन मीडियम फ्यूचर या आने वाले समय में, ठीक है ना। इसमें 143 एनिमल्स की स्पीशीज, 87 प्लांट की स्पीशीज हैं, जिसमें जो ब्लैक बक है जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको अब भी याद आ गया होगा, अभी अभी नई मूवीज भी लॉन्च हो रही हैं उनकी, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि एटलीस्ट हम अपना मेलनेस को अपने कंट्रोल में रखें और इन जो एनिमल्स हैं उनको बचा लें, इन पे अपनी दम ना दिखाएं। नाउ ये वो एनिमल्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ब्लैक बक बेचारा। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जिनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला गया था और उनको बचाने की सख्त ज़रूरत है। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस पॉजिटिव नोट के साथ कि हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन बन सके हम खुद करना चाहिए। चाहे वो एक जो नल टपक रहा है उसको हम बंद कर दें, चाहे हम कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेट्स पे या किसी एनिमल पे अत्याचार कर रहा है उसको रोक दें, या फिर कोई सोशल एक जो कॉज होता है उसमें शामिल होके, क्योंकि अब ये टाइम बिल्कुल ऐसा है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को या चीज़ों को अभी नहीं बचाया गया, बायोडाइवर्सिटी में वाटर इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि पानी की कमी मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप इन चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे तो ही कुछ होगा, वरना ख़त्म तो सब एक दिन हो ही जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। एकदम सही बात है, हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी है, इसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद 3 कैटेगरीज हैं जिनको हमको पढ़ना है, एक नैरो, यूटिलिटेरियन, एक ब्रॉड और एक एथिकल। तो ये 3 कारण हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है और ज़रूर कोशिश करें बायोडाइवर्सिटी बचाने की। नैरो की अगर मैं बात करूं तो हमको हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे एनवायरनमेंट से हमको फूड मिलता है, फैट्स एंड ऑयल्स, काफ़ी सारी जो हमारे इकोनॉमिक पर्पस की चीज़ें हैं वो मिलती हैं, फायरवुड मिलती है। फायरवुड जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो फायरवुड जो है वो सिर्फ एक सिंपल सी बात नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ नहीं है। ये जो खाना बन रहा है इतने सारे घरों में वो फायरवुड से ही बन रहा है, जो उनके घर बन रहे हैं वो लकड़ियों से बन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। फाइबर्स अगर मैं बात करूँ तो फाइबर वही लकड़ियों का जो यूज़ हम कर रहे हैं, वो जंगल काट देते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो जाए, चाहे वो घर बनाने के लिए हो जाए, कुछ और हो जाए। जैपनीज़ जैसे सिर्फ लकड़ियों से ही घर बनाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे यूज़ हो। टिम्बर का काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। आपने देखा होगा डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। गिनाना चालू करूँ तो अगला दिन हो जाए। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि यहाँ से ही आपका जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म करके ही आपको चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इंडस्ट्री है सोफ़े की, तो सोफ़े की इंडस्ट्री जनरली लकड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे डिपेंड रहती है। तो यहाँ फिर टेबल इंडस्ट्री है, कुछ ऐसा चीज़ें बना रही है जो लकड़ियों से रिलेटेड है, तो वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेती है। ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे प्लांट है, जैसे कि आप इसी चैप्टर में पढ़ते हैं रोवोल्फिया वोमेटोरिया, जिसमें कि जो मेडिसिनल प्लांट है तो उनको बार बार हार्म पहुँचाया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि हम अपने फ़ायदे की चीज़ें बना सकें। नेक्स्ट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की अगर मैं बात करूं तो हमें वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो हमें पता नहीं लगती, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कंप्लीटली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। पोलिनेशन हो गया, अगर प्लांट का पोलिनेशन नहीं होगा तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वेस्ट चले जाएंगे और जो प्लांट स्पीशीज़ है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए हमें प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बस का नहीं है। हम काफ़ी सारी चीज़ें रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट रेगुलेट करना सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का काम है और उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमें बीच में कुछ नहीं करना चाहिए। अब इसको अगर आप ना समझ पाए हों, जैसे कि कुछ नहीं करना चाहिए बीच में, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप पेड़ काट रहे हैं तो ये हम बीच में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अगर हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज पेड़ काटा और आज ही क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल गया, लेकिन इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये तरीका होता है फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल। अब फ्लड कंट्रोल करता है, आपको पता है जो पेड़ हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो उनकी वजह से फ्लड का जो है वो जो हार्म है वो कम हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन को बचाने का काम करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल चलाने का काम करते हैं प्लांट्स, लेकिन हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। माइक्रोबियल वेस्ट मैनेजमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड कर रखा था, लेकिन हम सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को पहुंचाते हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है, सिवाय कचरा उठाओ और सीधा पेड़ काट के किसी भी एक जगह पटक दो। तो हमारे इन हरकतों की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, ये अब धीरे धीरे दिखने लगा है।
बायोलॉजिकल वेस्ट कंट्रोल इस तरीके से कि जो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, इनने किस तरह से हमको बचा के रखा है, आज तक चीज़ें डिकम्पोज की हैं, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब ये है कि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, उनसे एस्थेटिक आस्था जुड़ी होती है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं वो पीपल का पेड़ नहीं काटते, बरगद का पेड़ नहीं काटते, तो ये भी सब भी चीज़ें हैं, तो हमें वो भी कंसिडर करना चाहिए। एथिकल इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो एथिकली हमको जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए पेड़ों को बचाना चाहिए, उनके लिए एक ऐसी अर्थ छोड़नी चाहिए जो कि हरी भरी हो, खुशहाल हो, कम से कम उसमें कंक्रीट के जंगल ना हो, उसमें एक्चुअल जो पेड़ों वाले जंगल हैं वो हों। नाउ नेक्स्ट इफ यू टेक द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट एवरी हायरार्कियल लेवल, यानी कि जो भी हमने लेवल पढ़े थे, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमें तीनों लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। पहला आता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझो, सब समझ में आ जाएगा। इट इज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द थ्रेटन स्पीशीज, यानी कि हर लेवल, जेनेटिक, स्पीशीज और आपका इकोलॉजिकल लेवल, तीनों पे हमको बचाना है। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड इन सीटू मीन्स? इनका मतलब है उसी जगह पे जहाँ पे वो स्पीशीज पाई जाती है, हम उसी जगह प्रोटेक्शन दें। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मान के चलिए, बंगाल टाइगर जब खतरे में आए थे, जब उनके ऊपर एक्सटेंशन का खतरा मंडरा रहा था, तो हमने क्या किया, बंगाल टाइगर्स जो है मेनली कहाँ पाए जा रहे हैं? सुंदरबन डेल्टा, यानी कि जो बांग्लादेश और बंगाल जो इंडिया का एरिया है वहाँ के आसपास। तो हमने क्या किया, उस पूरे एरिया को हमने एक तरह से ऐसा बोल दिया कि वहाँ पे कोई भी XYZ पर्सन नहीं जाएगा, हंटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हम उनको बचा रहे हैं इन सीटू, जहाँ पे वो नेटिव पाए जाते थे। दिस इज इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू एक और वर्ड होता है, यानी कि उनका जो घर है, नेचुरल प्लेस है जहाँ वो पैदा हुए, वहाँ से हटा के किसी और दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल, मैं वही अगर बंगाल टाइगर को लेकर दिल्ली में आ जाऊँ और वहाँ उनको सेव करूँ, दिस इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू काफ़ी अच्छा मोड ऑफ कंजर्वेशन होता है। हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स हैं वो बनाए जाते हैं, ये भी एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन ही है। हाँ, जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया, बाकी की चीज़ें जो अभी हम पढ़ेंगे वो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि वो इन सीटू का एग्जाम्पल है, एक्स सीटू के, ये पूछा जाता है। दे आर एरिया ऑफ हाई एंडेमिज्म एंड हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। हाई एंडेमिज्म का मतलब है कि बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। आप खुद भी जानते हैं राजस्थान ऐसा एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं मिलने वाली, लेकिन जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है। तो ये वही हॉटस्पॉट वाले एरिया होते हैं। Some 34 hotspot have been identified till now. 3 of them occur in India और 3 जो है वो वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका, इंडो बर्मा जो बॉर्डर है वो हो गया। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। हिमालयाज, ये जो 3 जगह हैं यहाँ पे हमको देखने को मिलती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इनमें से ये जो 3 हैं वो इंडिया के हैं, श्रीलंका जस्ट उसके बगल का है। हॉटस्पॉट अगर टोटल एरिया की हम बात करें तो लेस देन 2% है, और जबकि ये 44% स्पीशीज़ को कवर करके रखता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डायग्राम। ये हमें वो MCQ सॉल्व करने में मदद करेगा कि कौन सा इन सीटू में आता है, कौन सा एक्स सीटू में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सीटू मतलब जो एनिमल जहाँ पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिर का जो लॉयन है गुजरात का, आपने उसको वहीं पे कंजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, वहीं पे आप उसको बचा रहे हो जहाँ गुजरात में वो पाया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर मैं जो गुजरात का जो लॉयन है उसको लेके दोबारा से मैं मुंबई या दिल्ली आ जाऊँ और वहाँ पे कंजर्व करूँ, वो उसका नेचुरल इलाका नहीं है, वो उसका घर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे कंजर्व कर रहा हूँ, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में आते हैं हॉटस्पॉट एंड प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में सेक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। सेक्रेड ग्रुप्स में टेरेस्ट्रियल एंड मरीन वाटर आते हैं। एक्स सीटू की अगर मैं बात करूँ तो सेक्रेड प्लांट, होम गार्डन्स, सीड बैंक्स हो गई, जीन बैंक्स हो गई, या फिर क्रायो प्रिजर्वेशंस हो गए, बॉटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, ठीक है ना, या वाइल्ड लाइफ सफारी हो गई। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी भी एक्स सीटू कंजर्वेशन का ही मोड है। इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लाइन डायग्राम याद होना चाहिए, MCQ इन्हीं से सॉल्व होगा। ये है वो 3 जगह जहाँ पे मैंने आपको हॉटस्पॉट बताए थे। एक हिमालयन रेंज का हो जाए, इंडो बर्मा हो जाता है, वेस्टर्न घाट हो जाता है, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका। ये पूरे वर्ल्ड के जो हॉटस्पॉट हैं उनका डायग्राम है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, हिमालयन हो गया, इंडो बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। हाँ, एक और चीज़, श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं है, तो अगर इंडिया में पूछा जाए कौन कौन से 3 हॉटस्पॉट है तो श्रीलंका लिख के मत आ जाना, कम से कम इतनी बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ,
इन सिटू कंजर्वेशन में दे आर इकोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज अलॉन्ग विद नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज इज प्रोटेक्टेड, यानी कि जो नेचुरल उनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको तो हम बचा ही रहे हैं, प्लस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स हैं उनसे बचा रहे हैं। जैसे कि मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड थ्रू लेवल और अदर इफेक्टिव मेजर्स, उन हमने वहाँ की जो भी डाइवर्सिटी है उसको बचा रखा है, उसको मैनेज कर रखा है एक पर्टिकुलर लेवल पे। नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ, ये एरिया है बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है और उस एरिया में पर्टिकुलरली जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ये एक्चुअली में बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ के ही फायदे के ही। सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, सेंचुरीज जो होती हैं दे आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद और विदाउट लेक वेयर एनिमल फोना और फ्लोरा का आई होप मतलब आप जानते होंगे। एंडेमिक एनिमल जो सिर्फ दुनिया में वहीं पाया जाता है और कहीं नहीं, वो फोना होते हैं। एंडेमिक प्लांट जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं कहीं और नहीं, फ्लोरा होते हैं। कैन टेक रेफ्यूज विदाउट बीइंग हंटेड, यानी कि सेंचुरीज वो एरिया यहाँ पे उनको हंटिंग अलाउड नहीं होती है। उनकी हंटिंग अगर की तो आपके साथ बहुत गलत होगा, आपको जेल होगी, आपको सज़ा होगी, बशर्ते आप सलमान खान ना हो तो, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे होता है हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर। बाकी की जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूर का एरिया वहाँ पे अलाउड होती हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड यहाँ पे अलाउड है, टेलिंग ऑफ लैंड्स भी अलाउड है। इंडिया में 551 सेंचुरीज हैं जिसमें 3.6 जो परसेंटेज एरिया जोग्राफिकल एरिया है वो कवरेज मिलती है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, थ्योरी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डायग्राम देखे होंगे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो नेशनल पार्क से स्टार्ट करते हैं। इट इज मींट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना, जो एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल है दोनों के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर सेंचुरी की बात करूं सिर्फ फौना के प्रोटेक्शन के लिए पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल्स। कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज नॉट परमिटेड, यहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो अलाउड नहीं है। सेंचुरीज में खेती बाड़ी अलाउड होती है। अब खेती बाड़ी करने वाला जानवर भी रखेगा, तो यहाँ पे खेती बाड़ी अलाउड नहीं है तो ग्रेजिंग भी अलाउड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रेजिंग भी अलाउड होगी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर नॉट हार्वेस्टेड, यानी कि उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मिसयूज नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं लिया जाएगा। ये मतलब कुल मिला के जैसा ये है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से ना तो कोई सामान बाहर ले जाएगा और ना कोई सामान अंदर लाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है नेशनल पार्क में, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप सेंचुरीज में परमिटेड होती हैं। बाउंड्रीज जो हैं बहुत वेल डिफाइंड होती हैं, वेल डिमार्केशन होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। एक लूज टर्म्स में बता दिया जाता है कि इतना एरिया जो है सेंचुरी में इंक्लूडेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सेक्रेड ग्रुप्स, दोनों के दोनों ही इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रही है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आप काफ़ी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी जल्दी बोल रहे हैं आप। इस चैप्टर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इस चैप्टर में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको चीज़ों पे फोकस करने की। सबसे बड़ा सवाल उठता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो बहुत कम है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट चीज़ें आती हैं, अगर आपको वो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं। और एक और बात बताऊं, एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के एग्जाम्पल हैं, वो सिर्फ आपको बाहर से पढ़ने हैं, वरना एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। तो कुल मिला के जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को आप दिमाग में ज़रूर रखें। एक्चुअली मैं जिन जिन चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंट बोलता जा रहा हूँ वो डेटा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखना। बोर्ड्स में तो नहीं, लेकिन अगर नीट की मैं बात करूँ तो कोई भी डेटा उठ के आ जाता है। खासकर अमेजन रेन फॉरेस्ट का हो गया, या जो एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं एम्फीबिया मैमल, वो वाला डेटा हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइनें की लाइनें उठ के आ रही हैं एनसीईआरटी की, इसीलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट आंसरिंग के लिए। स्टार्टिंग विद बायोस्फीयर रिजर्व, इंस्टीट्यूट का कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। दे आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया विच आर मेंट फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेड इकोसिस्टम्स। अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये वो चीज़ है जिसको मैं आराम से समझाऊं, धीरे धीरे पढ़ाऊं, वरना बाकी की जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं है जिनको बहुत स्लोली समझाया जाए, टाइम दिया जाए। उन चीज़ों को आप जितनी जल्दी ख़त्म करें उतना अच्छा है। क्योंकि बायो पढ़ते हुए, खासकर इस टॉपिक को पढ़ते हुए, ये मत भूलना कि अभी फिजिक्स के 4 वॉल्यूम, केमिस्ट्री के 4 वॉल्यूम आपका वेट करना है, प्लस 11th की जो बायोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है वो भी वेट कर रही है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जितना जल्दी ख़त्म करें उतना अच्छा है। प्लस छोड़े ना, छोड़ोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। जल्दी जल्दी पढ़ लो,
चीज़ें जो हैं मेन फोकस जो ज़्यादा बार पूछी जाती हैं उन पे फोकस करो, उनको याद करो, इन सबको बस एक बार बैठा लो, दिमाग में पढ़ लो। तो मैं ये समझा रहा था कि मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टिल मे 2002 48 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन 94 कंट्रीज। इंडिया की अगर हम बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखे गए। अब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में पाए जाते हैं। MCQ आया तो या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं डायग्राम से बायोस्फीयर रिजर्व के, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात है, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपसे वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व के। पहला है जहाँ पे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट है, उसको हम ट्रांजिशन जोन बोल देंगे। ट्रांजिशन जोन का मतलब है कि ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस एरिया में प्रोवाइडेड होती है, आप यहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है बफर जोन। बफर जोन का मतलब है कि जहाँ पे टूरिज्म और ग्रेजिंग एनिमल्स आ जा सकते हैं। जैसे कि आप आसपास कहीं जाएंगे, जैसे सिवनी वगैरह है जहाँ पे मोगली की स्टोरी बनी थी, उस एरिया में आप आसपास जाएंगे तो वहाँ का जो आसपास का एरिया है वहाँ पे लोग भी रहते हैं, कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, ग्रेजिंग भी अलाउड है, ठीक है। और टूरिज्म के लिए ही वो अलाउड होता है। अंदर जो उसका बाउंड्री चालू हो जाती है वहाँ सिर्फ जो उनकी जिप्सी रहती है वही जाती है, नॉर्मल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके बाहर ह्यूमन सेटलमेंट का एरिया ट्रांजिशन जोन है, उसके अंदर बफर जोन है। बफर जोन में सिर्फ टूरिस्ट ही जा सकते हैं और ग्रेजिंग अलाउड होती है। कोर जोन है, कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ पे पर्टिकुलर जो भी एनिमल्स है वो पाए जाते हैं, जो जैसे टाइगर हो गया, चीता हो गया, जो भी XYZ वहाँ पे रखा गया होगा या रहता होगा नेचुरली, तो उसको वो क्योंकि इन सिटू कंजर्वेशन है तो ऑलरेडी वो रहता होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कोर जोन है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग ग्रेजिंग, इंक्लूडिंग आपका जाना आना कुछ अलाउड नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को जरूर याद रखना। नाउ नेक्स्ट, इसी चीज को यहाँ पे थ्योरी के फॉर्मेट में बताया गया है। अब इसको आप कितना ही टाइम लेके पढ़ो, MCQ उतना ही बनेगा आपसे। इट इज स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे मल्टीपर्पज यूज होता है। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। कोर जोन होता है, कोर जोन में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बफर जोन जहाँ पे टूरिज्म और जो आपका आसपास का ग्रेजिंग कैटल्स वगैरह वो आ सकते हैं। मैनिपुलेशन, ट्रांजिशन जोन किसी भी नाम से हो सकता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी, कल्टीवेशन सब कुछ अलाउड है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 19 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। NCERT का डेटा है, एज इट इज दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए। नाउ वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क अमेरिका में आता है, येलोस्टोन नाम पूछा गया था एक बार एम्स में। फर्स्ट इंडिया का नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरांचल में है, टाइगर्स के लिए फेमस है। टाइगर का डायग्राम भी दिखाऊंगा। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है, रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर में प्रेजेंट है, राजस्थान में, फेमस फॉर एशियाटिक वाइल्ड एस, इसका भी डायग्राम दिखा दूंगा। टारगेट जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में वो नागार्जुन सागर और श्री साईलाम सेंचुरी है, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। नंदन कानन जू इज ऑल्सो अ व्हाइट टाइगर रिजर्व। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एम्स में, इसलिए मैंने सिर्फ एक बार जल्दी जल्दी बता दिया। अब इनमें कोई कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है। ये टाइगर जिम कॉर्बेट, आपको याद होगा मूवी का वहाँ पे शूटिंग हुई थी। सेक्रेड फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है ये भी। सेक्रेड मतलब छोड़ा हुआ, अबेंडेंड, ठीक है ना। फॉरेस्ट मतलब वो एरिया। आर फॉरेस्ट पैचेस अराउंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप which are held in high esteem by tribal communities। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे सेक्रेड ग्रुप, मतलब यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। लोकल्स जो हैं उनने ये बोल दिया कि हम इस एरिया का पूरा प्रोटेक्शन करेंगे क्योंकि हमारे कुछ एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं या कुछ भी हो उससे रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट के वो पैचेस हैं जिनकी एक तरीके से पूजा की जाती है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनका प्रॉपर ध्यान रखती हैं। दे आर मोस्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट पैचेस। यहाँ पे एक्चुअली में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरावली हिल्स जो हैं, ये सारी की सारी जगह जो हैं वहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड ग्रुप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ex situ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ex situ कंजर्वेशन। ex situ कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ सिलेक्टेड रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको हम उनकी जो लोकल जगह है वहाँ से लेके किसी और जगह हम उन्हें कंजर्व करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इतने सारे मैंने एग्जांपल दिए। मध्य प्रदेश में कोई मान लीजिए एनिमल है जो एक्सटेंट होने वाला है, उसको हमने यहाँ से लिया और उसको XYZ आसपास के स्टेट में ले गए,
दिल्ली वगैरह ले गए और दिल्ली में जाके हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। दिस इज़ एक्स टू कंजर्वेशन। उसका जो लोकल एरिया है, लोकल होम है, वहाँ से उठा के कहीं और उसे ले जाना और कंजर्व करना। पहला है ऑफ साइट कलेक्शन। दे आर लाइव कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। इसमें एग्जांपल आता है बॉटेनिकल। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद होनी चाहिए। बॉटेनिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गए। याद रखने का तरीका, एक्स2 मतलब घर के बाहर। आपने बॉटेनिकल गार्डन स्कूल्स में देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है एक्स2 कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क आपने जो नॉर्मली आप देखते हो, घूमने जाते हो तो वो सब होते हैं, तो आई होप आप ये याद रख लोगे। वाइल्ड लाइफ सफारी इज़ अ कार, आप ये घर के बाहर चलती है, ऑब्वियस सी बात है, याद रख सकते हो। बहुत स्टूपिड और सिली सा जिंगल बनता है, लेकिन ठीक है, याद रहना काफ़ी है। सफारी घर के बाहर चलती है, एक्स2 कंजर्वेशन। जीन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सीड बैंक हो सकते हैं, ऑर्कार्ड हो सकते हैं, टिश्यू कल्चर हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में हम पोलन ग्रेन को जैसे कंजर्व कर रहे थे ना, स्पम कर लेते हैं हम, बाकी के एक्सप्लांट कर सकते हैं। कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ें हैं, बहुत सब नॉर्मल टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पे हम उसको बचा सकते हैं, उसको काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं, उसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। Now there is a difference between in situ conservation and ex situ conservation, और वो सारे differences हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इन situ conservation जो है endangered species को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना है, ये नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेडेटर से प्रोटेक्ट की जाती हैं। यहाँ पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो सारे एडवर्स इफेक्ट जितने भी वहाँ पे हैं सबसे प्रिवेंट होंगी, यहाँ पे सिर्फ प्रेडेटर से प्रिवेंट हो रही हैं। डिप्लीटिंग रिसोर्सेज आर ऑगमेंटेड, दिए जाते हैं। दे आर केप्ट अंडर ह्यूमन सर्विलेंस। एक्स2 में जो ह्यूमन सर्विलेंस रहता है, उनको कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ बीमारी हुई, सब कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पे मान लो जो एनिमल है वो बीमार हो गया तो मर ही जाएगा, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है, हम कुछ उसमें कर नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अगर डॉक्टर की टीम डिप्लॉय है, तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो शायद बचा लिया जाए। यहाँ पे तो आसानी से बचाया जा सकता है। पॉपुलेशन रिकवर्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट, उसका खुद का जो एनवायरनमेंट है उसमें रिकवर करता है। लेकिन यहाँ पे जो मैन मेड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसे दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए। इसका मतलब ये है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के वहाँ पे हमने कोई एक एरिया उसके लिए डिसाइड कर रखा है और उसमें वो घूम रहा है, तो ये रहता है, हमारा डिसाइडेड एरिया रहता है, उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। अर्थ समिट हुआ था रियो दे जनेरो में इन द ईयर 1992 ब्राज़ील में, जो वो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ समिट कब हुआ था, जिसमें 152 नेशंस ने सिग्नेचर अपने दिए थे। सेकेंड वर्ल्ड समिट हुआ था इन द ईयर 2002 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। डायरेक्ट नाम आता है, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ल्ड समिट कब हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 190 जो कंट्रीज़ हैं उनने अटेंड किया था और प्लेज ली थी कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। हालांकि कितनी बच रही है आपको खुद दिख रहा होगा। कैटेगरी होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो है प्लांट के नाम है बर्बेरस, एनिमल का नाम है पिग्मी हॉग। एंडेंजर्ड ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंडेंजर्ड जो है वो निकोबैरिका, और यहाँ पे एनिमल्स में रेड पांडा। वल्नरेबल यानी कि ये कुप्रेसस जो प्लांट है उसका नाम है, और ब्लैक बक एनिमल जो है एंडेंजर्ड है। सम स्पेशल एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, वो जो एंडेंजर्ड हैं, एशियाटिक वाइल्ड एस हो गया, रेड पांडा हो गया, कश्मीरी हंगल हो गया और साइबेरियन क्रेन हो गया, ये सब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ये क्योलाडो नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड पांडा। एंड दिस इज नेक्स्ट एशियाटिक वाइल्ड एस, कश्मीरी हंगल। नाउ सम इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1988 में आई थी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, ये 2002 में किया था। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में आई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, जिसको 1991 में रिवाइज किया गया था। चिपको मूवमेंट, जो ऐसा एक्चुअली में हुआ था कि एक राजा ने अपने सारे सिपाहियों को भेजा था पेड़ काट के लाओ, तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने पेड़ को हग कर लिया था, चिपक गए थे उससे और बोला था कि हमें काटो अगर तुमको ये पेड़ काटने हैं तो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। और ये बाद में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, गोपेश्वर में 1974 में। सुंदरलाल बहुगुणा ऑफ सिलियारा इन टिहरी एंड चंदी प्रसाद भट्ट ऑफ गोपेश्वर, ये इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में, जिन्होंने इस मूवमेंट को एक नई शक्ल दी और नया जो एक डायरेक्शन दिया, और उसके बाद ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।